लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलने का दावा किया गया। सूत्रों ने दावा किया कि जांच में पता चला कि डॉक्टर रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े थे और फरार रहने के दौरान वो संगठन के कई लोगों से लगातार संपर्क में भी थे। रमीज मलिक पर आरोप है कि शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाली एक रेजिडेंट डॉक्टर का कई महीनों तक यौन शोषण किया। उस महिला डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। बाद में पीड़ित ने 23 दिसंबर को उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था और फिर कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने उन्हें लखनऊ के ही एक इलाके से 9 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। डॉक्टर रमीज मलिक से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई, दावा किया गया, जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस से बचने के लिए उन्होंने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज के मोबाइल फोन की चैट और कॉल रिकॉर्ड से इसके ठोस सबूत भी मिले। सूत्रों ने बताया कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज कई शहरों में छिपे रहे थे। दावा किया गया कि लखनऊ से भागने के बाद वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के शाहीन बाग में रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वो कई डॉक्टरों के संपर्क में थे और कानूनी सलाह लेने की कोशिश में जुटे थे ताकि वो किसी तरह कानूनी शिकंजे से बच सके। मतलब डॉक्टर रमीज ने न सिर्फ पीएफआई के लोगों से संपर्क किया था, बल्कि उन्होंने कुछ डॉक्टरों से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन दावा किया गया कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। और सूत्रों ने दावा किया कि जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के भी पीएफआई से पुराने संबंध रह चुके हैं। और तो और दावा यह भी किया गया कि पीएफआई के कई लोग उनके दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई 2 बार सलीमुद्दीन को सम्मानित तक कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले कि पीएफआई के कई लोग केजीएमयू कैंपस में आकर डॉक्टर रमीज से मिलते थे। सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने पीएफआई के लोगों से केजीएमयू कैंपस में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार मुलाकात की थी और इसी वजह से जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गईं कि डॉक्टर रमीज किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक केस की जांच में जुटे अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब पता चला कि डॉक्टर रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में भी थे। वही डॉक्टर शाहीन जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी। जांच एजेंसियां उसे दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर चुकी। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान खुद डॉक्टर रमीज ने डॉक्टर शाहीन के संपर्क में होने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन से कई बार उनकी मुलाकात भी हुई थी। जांच में पता चला कि डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच संपर्क हुआ था और बाद में दोनों के बीच बातें होने लगी थी और डॉक्टर रमीज के तार डॉक्टर शाहीन से जुड़ने की वजह से जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। लखनऊ पुलिस के बाद यूपी एटीएस की टीम भी इसकी जांच में जुड़ गई ताकि डॉक्टर रमीज और डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान पुलिस के हाथ डॉक्टर रमीज का पुराना मोबाइल फोन भी लगा। सूत्रों ने दावा किया कि जांच में यह बात सामने आई कि उस पुराने फोन से जानबूझकर डेटा डिलीट किया गया था। इसीलिए आशंका जताई गई कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए पुलिस ने मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। दावा किया गया कि डेटा रिकवर होने के बाद कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टर रमीज के विदेश जाने की भी बात सामने आई। इसीलिए लखनऊ पुलिस उनकी विदेश यात्राओं की जानकारी खंगालने में जुट गई, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने कई बार विदेश यात्रा की थी और इसी वजह से पुलिस उनकी विदेश यात्राओं के बारे में पता लगाने में जुट गई, जिससे यह पता चल सके कि उन यात्राओं का मकसद क्या था और वो किन देशों में गए थे। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी की सिफारिश पर डॉक्टर रमीज को बर्खास्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी। बर्खास्तगी के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है, उसका पालन किया जा रहा है और अगले 4-5 दिन के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और निर्णय हो चुका है। इस मामले को लेकर केजीएमयू की वाइस चांसलर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। और इस सब के बीच केजीएमयू में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों के हंगामा करने के मामले में एफआईआर न होने पर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखने का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों ने घोषणा की कि अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो केजीएमयू के अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी जाएगी।
और यह ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि 9 जनवरी को अपर्णा यादव के केजीएमयू पहुंचने पर वहां जमकर हंगामा हुआ था। केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद के चेंबर के बाहर नारेबाजी तक हुई थी। खुद अपर्णा यादव वहां कुछ देर तक खड़ी नहीं थी। आरोप लगाया गया कि अपर्णा यादव के समर्थकों ने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर न सिर्फ बवाल किया था बल्कि वहां तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और दावा किया गया कि अपर्णा यादव के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने की वजह से केजीएमयू के प्रोफेसर, कर्मचारी और वहां पढ़ने वाले छात्र भी भड़क गए। इसे लेकर कैंपस के अंदर शिक्षक संघ, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी संघ की संयुक्त समिति की बैठक हुई और उस बैठक में चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। उसी बैठक में यह घोषणा की गई कि अगर 24 घंटे के अंदर अपर्णा यादव के समर्थकों पर केस दर्ज नहीं किया गया तो केजीएमयू के अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी जाएगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब 9 जनवरी को कैंपस के अंदर हुए हंगामे की वजह से वहां तनाव फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंपस के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में उनके पड़ोसी को पकड़ लिया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्लैट में लगी आग में झुलसकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डीके की मौत के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के पड़ोस में रहने वाले 18 साल के एक लड़के ने जबरन घर में घुसकर उसके रेप की कोशिश की थी और चीखने चिल्लाने पर उसने लड़की की हत्या कर दी थी और फ्लैट में आग लगाकर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक व्यक्ति पर अपने दोस्त की हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त ऑनलाइन लूडो खेलते थे। इस दौरान उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप लगा कि इसी झगड़े की वजह से आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से मवेशियों से भरी गाड़ी और हथियार मिलने का दावा किया। इसी दौरान आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के कंधे में गोली लगी। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की शादी का रिसेप्शन रुकवा दिया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उस लड़के के परिवार ने नीमल नाम की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाई और शादी के बाद दावत वलीमा यानी रिसेप्शन की तैयारी में जुटा था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़की से न सिर्फ निकाह किया गया बल्कि पूरे शहर में रिसेप्शन का कार्ड बंटवाकर हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस को दावत वलीमा का एक कार्ड भी सौंपा जिसमें लड़की का नाम नीलम अंसारी, लड़की के पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखा नजर आया। मोहम्मद अदनान अंसारी नाम के लड़के के पिता डॉक्टर नसीम अंसारी पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाया और यह दावा तक किया कि अदनान के पिता नसीम अंसारी ने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और अपने बेटे से निकाह करवा दिया। और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए। वो इकट्ठा होकर उस पते पर पहुंच गए जहां निकाह के बाद दावत वलीमा होने वाली थी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि मैरिज लॉन की तरफ से यह बताया गया कि लड़की के बर्थडे के लिए हॉल की बुकिंग की गई थी। नाराज लोगों ने मैरिज लॉन के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मैरिज लॉन पर बुला लिया। पुलिस के पहुंचने तक वो वहां नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कोतवाली चौक इलाके के अब्दुल्लागंज पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की और नाराज हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अदनान अंसारी ने करीब 1 साल पहले ही नीलम कश्यप के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि उस वक्त निकाह का पता किसी को नहीं चला था। अदनान के घर वालों ने शाहजहांपुर में रिसेप्शन देने का फैसला किया। कार्ड भी छपवा दिए। कार्ड में लड़की का नाम नीलम अंसारी लिखवाया गया और पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखवाया गया। लेकिन इसकी खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने निकाह करवाने वाले मौलवी और मैरिज लॉन के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
जो लोग हैं उसमें, चाहे वो हरिलाल वाला हो और चाहे वो निकाह कराया जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी FIR होगी। पुलिस ने दावत वलीमा कार्यक्रम को रुकवा दिया। हालांकि इस मामले में न तो लड़की पक्ष की तरफ से और न ही अदनान अंसारी के घर वालों की तरफ से कोई सफाई दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की को अगवा करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस लड़की के परिवार के मुताबिक पारस सोम नाम के आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से छेड़खानी की थी। उस लड़की की मां ने इसका विरोध किया था। इसके बाद पारस सोम ने उनकी हत्या कर दी थी और इसीलिए में हुई पेशी के बाद पारस सोम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पारस की पेशी की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह के यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आरोपी को लाया जा रहा है। पारस के वकील के मुताबिक जज के सामने उसने खुद को निर्दोष बताया। पारस से बातचीत हुई है, पारस ने केवल यही कहा है जज साहब के सामने कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगवा हुई लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया गया और इसके बाद उस लड़की को महिलाओं को सहारा देने वाली संस्था नारी निकेतन भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि पारस ही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जबकि पारस ने कोर्ट में जज के सामने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसके वकील के मुताबिक पारस और उस लड़की का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पारस ने कोर्ट में बताया कि उसने लड़की को अगवा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने दावा किया कि वो दोनों उत्तराखंड के रुड़की में एक होटल में रह रहे थे। वो वहां से हरिद्वार जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर ही उन दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें रुड़की से मेरठ लाया गया और वहां पेशी के दौरान आरोपी पारस को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत से ही उस लड़की के परिवार वाले ये दावा कर रहे थे कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उस लड़की का जन्म साल 2005 में हुआ था और वो 21 साल की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पारस ने ही उस लड़की की मां की हत्या की थी, लेकिन जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। यह पूरा मामला 8 जनवरी का रहा। उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि पारस और उसके कुछ दोस्तों ने उनकी बेटी से छेड़खानी की थी। इसके बाद जब उस लड़की की मां ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीच सड़क पर धरना दिया था। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने पर वो लोग हट गए थे।